नमस्कार। आज इस डीप डाइव में हम सीधे उतर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, सम्राट हर्षवर्धन के समय में। उनका शासनकाल आपको पता ही है, उत्तर भारत के एकीकरण के लिए कितना मशहूर है। लेकिन एक सवाल है जो इतिहासकारों को आज भी उलझाता है। हर्षवर्धन असल में किस वर्ण के थे? हाँ बिल्कुल। हमारे पास स्रोत तो हैं, जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित, चीनी यात्री ह्वेनसांग का सीयूकी, और वो बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प। लेकिन मजे की बात यह है कि ये स्रोत ना अलग अलग कहानी कहते नजर आते हैं। तो चलिए इन संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ एक राजा की जाति का नहीं है ना? ये समझने का मौका है कि प्राचीन भारत में सामाजिक पहचान, शक्ति और इतिहास लिखे कैसे जाते थे। सही कहा। वर्ण व्यवस्था वो जो पारंपरिक विभाजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो उस समय थी तो, पर शासकों के लिए ये कितनी लचीली थी, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो शुरुआत करते हैं उस तर्क से जो उन्हें क्षत्रिय मानता है। स्रोतों में इसके क्या संकेत मिलते हैं, कुछ है ऐसा? हाँ देखिए, उनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित में पुष्यभूति वंश की तुलना चंद्र से की है। चंद्र से? हाँ, जो एक तरह से चंद्रवंशी क्षत्रिय होने का इशारा हो सकता है। फिर उनके पिता प्रभाकर वर्धन, उन्होंने महाराजाधिराज, हाँ वो उपाधि तो सुनी है, और हूण हरिण केसरी जैसी उपाधियां ली। ये सब वीरता और शासन के अधिकार से जुड़ी हुई हैं। ओके। और तो और हर्षवर्धन ने खुद को राजपुत्र भी कहा, तो ये सारी बातें क्षत्रिय पहचान की ओर इशारा तो करती हैं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि उपाधियां कभी-कभी महत्वाकांक्षा भी दिखाती थी। जरूरी नहीं कि वो हमेशा असल मूल को ही बताएं। अच्छा, क्षत्रिय पहचान अपनाना उस समय शासक वर्ग के लिए आम बात थी, शक्ति प्रदर्शन के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये शक्ति और शासन के अधिकार से जुड़ा था। अच्छा, तो ये तो क्षत्रिय होने के संकेत हो गए, पर क्या सारे स्रोत यही कहते हैं? वो चीनी यात्री ह्वेनसांग, उनका कुछ अलग कहना था शायद। हाँ, यहीं से कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ह्वेनसांग, जो हर्ष के दरबार में काफी समय रहे भी थे, उन्होंने उन्हें फोशे वंश का बताया है। अब कई विद्वान मानते हैं कि ये वैश्य शब्द का चीनी लिप्यांतरण या अनुवाद हो सकता है। फोशे, वैश्य, अच्छा। हाँ, हालांकि इस पर थोड़ी अकादमिक बहस भी है, पर एक मजबूत संकेत माना जाता है। और इतना ही नहीं, आर्य मंजूश्री मूल कल्प जैसा बौद्ध ग्रंथ भी है। वो भी साफ तौर पर हर्ष के परिवार को वैश्य वर्ण का ही बताता है। अरे वाह, एक तरफ क्षत्रिय होने के दावे या संकेत, और दूसरी तरफ ये ह्वेनसांग और बौद्ध ग्रंथ उन्हें वैश्य बता रहे हैं। ये तो वाकई उलझन वाली बात है ना? क्या बाणभट्ट ने खुद इस पर कुछ और इन संकेतों के अलावा कुछ और स्पष्ट कहा है? और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। बाणभट्ट जो एक तरफ वो चंद्र वगैरह से जोड़कर क्षत्रिय होने के संकेत दे रहे हैं, वहीं बाणभट्ट अपने हर्षचरित में एक जगह साफ साफ पुष्यभूति वंश को वैश्य जाति का बताते हैं। क्या उनके अपने दरबारी कवि ने? हाँ, वैश्य जाति का? हाँ, उन्हीं के दरबारी कवि का ये सीधा उल्लेख है। ये तो कोई इशारा नहीं, सीधा बयान। ये तो कमाल का विरोधाभास है। इसका क्या मतलब समझे फिर? ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये शायद सिर्फ कोई लिखने की गलती नहीं है, ये उस समय की सामाजिक सच्चाई दिखा सकता है। अच्छा, कैसे? एक प्रबल संभावना ये है कि पुष्यभूति वंश की उत्पत्ति शायद वैश्य ही रही होगी। हाँ। लेकिन जब उन्होंने सत्ता हासिल की, सैन्य सफलता पाई, तो उसके बाद उन्होंने क्षत्रिय पहचान और गुणों को अपना लिया, या कहिए कि उसका दावा किया। जैसा कि कुछ इतिहासकार जैसे आर.एस. शर्मा ने भी इशारा किया है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो दौर था, वो उथल पुथल का समय था। बिल्कुल। उस समय सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे, और ये संभव हुआ कि वैश्य जैसे समुदायों के लोग भी सत्ता तक पहुंच सकें। ह्वेनसांग ने भी उस समय व्यापार की अहमियत का जिक्र किया है। तो ये एक उदाहरण हो सकता है कि कैसे शक्ति प्राप्त करना आपकी सामाजिक स्थिति को पुनर्परिभाषित कर सकता था। ये उस दौर की सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता को दिखाता है। तो ये हुआ कि हमें इन स्रोतों को पढ़ते हुए ये भी देखना होगा कि वो लिखले क्यों गए थे। जैसे बाणभट्ट, वो तो राजा की प्रशंसा में लिख रहे थे, तो शायद महिमा मंडन कर रहे थे। बिल्कुल, प्रशस्ति थी वो एक तरह से। और ह्वेनसांग विदेशी थे,
तो हो सकता है उनकी अपनी समझ या भाषा की कुछ सीमाएं रही हो। निश्चित रूप से हर स्रोत को उसके अपने संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। तो फिर अगर संक्षेप में कहें, हर्षवर्धन की जाति पर कोई एक सीधा जवाब मिलना मुश्किल लगता है। सबूत मिले जुले हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हर्षचरित में बाणभट्ट का वो सीधा वैश्य उल्लेख और साथ में ह्वेनसांग और बौद्ध ग्रंथ के संदर्भ, ये सब मिलकर इस संभावना को ज्यादा वजन देते हैं कि शायद उनकी मूल उत्पत्ति वैश्य रही होगी। हाँ, लगता तो यही है। और जिसे बाद में शायद राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से क्षत्रिय पहचान से ढकने या जोड़ने की कोशिश की गई। हाँ, ये एक मजबूत संभावना दिखती है और ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है ना? कि इतिहास की बड़ी शख्सियतें अपनी पहचान कैसे बनाती हैं या कैसे गढ़ी जाती है उनकी पहचान, और ये प्रक्रिया उनके समय की जो पावर स्ट्रक्चर थी, जो सामाजिक मूल्य थे, उनके बारे में क्या बताती है। सही बात है। खास तौर पर हर्षवर्धन की जाति का ये जो रहस्य है, ये हमें सिखाता है कि आज की जो जाति जैसी अवधारणाएं हैं, उन्हें अतीत पर हूबहू लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, खासकर जब सत्ता और सामाजिक गतिशीलता भी उस समीकरण का हिस्सा हो। ये सोचने का एक बिंदु है कि पहचान कितनी स्थिर होती है और कितनी परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है या बदली जा सकती है।